नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण की इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्र का स्वरूप, जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। उसके दो अंश हम पढ़ चुके हैं, पहला भूमि और दूसरा जन। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे अंश की, जिसका उपशीर्षक है संस्कृति। प्रिय छात्रों, संस्कृति शब्द को और उसके भाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस शब्द पर गौर करना है। अगर हम देखें तो ये सम, उपसर्ग, क्री धातु और तिन प्रत्यय से बना हुआ है। सम उपसर्ग जहाँ लगता है वहाँ पूर्णता और बराबरी का और अधिकता का बोध होता है उसमें, और क्री का मतलब होता है करना, करने के अर्थ में। तो ये संस्कृति शब्द बना है कि कुछ ऐसा जो किया गया हो, सुंदर जो किया गया हो, अच्छा जो किया गया हो, उसको संस्कृति के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। और विस्तार से चर्चा करेंगे लेखक के अनुसार संस्कृति का क्या अभिप्राय है। लेकिन हम देखें कि जो कृति होती है वो तीन तरह से देखने को मिलती है। एक तो प्रकृति है, प्रकृति, प्र उपसर्ग लगा हुआ है, स्वभाव के अर्थ में, जो स्वाभाविक है। ये हम प्रकृति कहते हैं। पेड़ पौधे, नदियाँ, जो कुछ भी जिसमें मनुष्यों का कोई विशेष योगदान नहीं रहा है, उसे हम प्रकृति कहते हैं। और जब मनुष्य उसको खराब कर देता है, जो उसका स्वभाव है, उसका धर्म है, उससे उसे हटा देता है, उसमें कुछ खराबी पैदा कर देता है, बुराई पैदा कर देता है, तो वो कहलाने लगती है विकृति। अब गौर कीजिएगा कि क्री धातु ही है दोनों में। कृति में आप सम उपसर्ग लगाएंगे, वो संस्कृति बन जाएगी, अच्छा बन जाएगी। प्र उपसर्ग लगाएंगे, वो प्रकृति शब्द निर्मित होगा उससे। तो प्रकृति को अगर हम खराब करते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, उसके साथ सही सामंजस्य नहीं रखते, तो वो विकृति कहलाती है। आप अक्सर देखते होंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये कहा जाता है कि जो आपकी स्वाभाविक स्थिति है, अगर आप उसमें हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रकृति है। लेकिन अगर उसमें कोई वायरस का आक्रमण हो जाता है, किसी तरह के कोई विकार पैदा हो जाते हैं, तो उसे विकृति कहा जाने लगता है। समाज के क्षेत्र में भी यही बात लागू होती है। कोई ऐसा आचरण जो समाज के स्वभाव और समाज की जो व्यवस्था है उसके विपरीत हो जाए, उसको क्षति पहुंचाने लगे, तो उसे विकृति कहा जाने लगता है। तो प्रकृति में बुराई पैदा हो जाती कर दी जाती है तो विकृति हो जाती है, और अगर अच्छाई पैदा कर दी जाए तो संस्कृति। ये सीधी सी मोटी सी बात हमें समझनी है। विस्तार से हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा एक संस्कृति के संदर्भ में शब्द आया करता है सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। सभ्यता का अभिप्राय क्या है? ये सब धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सभा के योग्य, कोई ऐसा कार्य जो समाज और सभा उसे स्वीकार करे, वो सभ्यता है। अंग्रेजी में मैनर भी कहते हैं इसको, सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलिटी आ जाए, सभ्यता आ जाती है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो सभ्य है वो सुसंस्कृत भी हो। संस्कृति के अंदर, संस्कृति के दायरे में ये सारी चीज़ें समाहित हैं। सभ्यता उसका एक भाग है। संस्कृति के अंदर उसी के अंदर है ये सभ्यता। संस्कृति का एक ऐसा रूप जिसे स्वीकृत कर दिया जाता है, जिसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो उसे सभ्यता कहा जाने लगता है। संस्कृति का जन से क्या संबंध है? राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण कैसे होता है और राष्ट्र निर्माण में संस्कृति की भूमिका क्या है? इन सभी प्रश्नों पर हम राष्ट्र का स्वरूप निबंध के परिप्रेक्ष्य में विचार करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पहले संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है।
पहले दो अंग क्या हैं, याद होगा आपको, भूमि और जन, पृथ्वी और उसमें निवास करने वाले लोग। और तीसरा अंग क्या है राष्ट्र का, संस्कृति। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। यहाँ सभ्यता, रहने का ढंग, जीवन जीने की कला जो विकसित की है वो उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। जैसे हम सांस लेते हैं उसके बगैर रह नहीं सकते, वैसे ही हर जगह के व्यक्ति अपने अपने ढंग से जीवन जीने का एक तरीका निकालते हैं और उस तरीके के आधार पर ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। वो एक दिन का नहीं है, अनेक अनुभवों का संचय है, संचय इकट्ठा होना। ये जीवन जीने का जो तरीका है जो आज हमें बहुत ही सहज लगता है, लगता है इसमें क्या बात है, कोई आया तो हम उसे नमस्ते करते हैं, उसे ऐसे खाना देते हैं, ऐसे पानी देते हैं, ऐसे रहते हैं, तो बोलते हैं ये तो बहुत ही सहज बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात थी, किसी ज़माने में ये बहुत बड़ी बात थी, इसे धीरे धीरे करके सीखा गया और आज हमारे पास सभ्यता का एक ऐसा स्तर है जो बहुत सारे अनुभवों का संचय है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, कबंध मात्र, धड़, सिर नहीं है, धड़ है केवल, सिर गायब है। अगर संस्कृति नहीं किसी जन के पास तो मस्तिष्क नहीं, केवल धड़ है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। बहुत ही गहरी बात कही गई है। अगर हम इस बात को, इस वाक्य को और अधिक विश्लेषित करें, खोलें, तो इसके बहुत सारे भावार्थ निकलते हैं। जिस प्रकार से एक शरीर में मस्तिष्क का स्थान है, चिकित्सा विज्ञान इस बात को घोषित करता है कि जब मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाता है तब व्यक्ति मृत घोषित होता है। जब तक मस्तिष्क काम कर रहा है, शरीर का और कोई अंग काम करे न करे, मनुष्य है। इतनी महत्ता है मस्तिष्क की। सुख दुख दर्द आदि की समस्त अनुभूति मस्तिष्क के माध्यम से ही होती है। बुद्धि विवेक भाषा सब कुछ मस्तिष्क का प्रकार्य है। ये मस्तिष्क ही वो सीट है, जैसे ड्राइवर होता है तो उसका ये एक तरह से स्टीयरिंग है, हैंडल है, उसी से ये सारा शरीर आगे चलता है। इतनी बड़ी भूमिका है इस मस्तिष्क की। जैसे शरीर में मस्तिष्क का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में, समाज में, जन के जीवन में संस्कृति का महत्व है। अगर मस्तिष्क शरीर से हटा दिया जाए तो क्या रह जाता है, कबंध, धड़ केवल, और वो भी प्राणहीन। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी जन से उसकी संस्कृति छीन ली जाए, उसके वो आचार विचार व्यवहार जिसको उसने सदियों से तैयार किया है, वो सब हटा दिया जाए तो वो क्या रह जाएगा, वो फिर से उसी आदिम अवस्था में पहुंच जाएगा जहाँ से संस्कृति और सभ्यता की निर्मिति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। किसी राष्ट्र की पहचान उसके भौतिक संसाधनों और उसकी राजनीतिक शक्ति इससे तो होती ही है, लेकिन जो जिससे सबसे ज़्यादा होती है वो है संस्कृति। संस्कृति कैसी है उस राष्ट्र की, उसको महत्व दिया जाता है, और जब वो संस्कृति विकसित होती है तो उस संस्कृति के आधार पे ही राष्ट्र का भी विकास और अभ्युदय, उन्नति होती है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। लेखक बार बार उन बातों को रेखांकित करता चलता है जो मैं भी कई कई बार बतला रहा हूँ कि भूमि और जन के साथ साथ उसकी पूर्णता कब आती है, समग्रता कब आती। समग्रता मतलब पूर्णता।
मिलजुल करके वो कब पूर्ण बनता है। केवल जन है, भूमि है, संस्कृति नहीं है तो अधूरा है। जन है, संस्कृति है, लेकिन भूमि नहीं है तब भी राष्ट्र अधूरा है। इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र बनता है। तो ऐसी स्थिति में संस्कृति का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है जन और भूमि के साथ। यदि भूमि और जन, पृथ्वी और वहाँ रहने वाले लोगों को अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए, विरहित अलग, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि भूमि और जन को उसकी संस्कृति से, जो सदियों का अनुभव है, आचार विचार व्यवहार है, संस्कार है, उससे वंचित कर दिया जाए, विरहित कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो फिर उस राष्ट्र की जो विशेषता है, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं यूनिकनेस, जिससे वो आइडेंटिफाई होता है, जिससे उसकी पहचान होती है, वो समाप्त हो जाएगी। उसकी अपनी कोई संस्कृति नहीं तो वो फिर राष्ट्र का लोप ही समझना चाहिए, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। पहले मस्तिष्क बताया गया, और अब हम जो ये जीवन जीते हैं, इस जीवन का जो पुष्प है, सबसे सुंदरतम तत्व है, वो संस्कृति है। पुष्प, किसी वृक्ष का जो पुष्प है वो उसका सुंदरतम तत्व होता है, उसी से आगे फल भी मिलता है, उसी पुष्प से। तो हमारे जीवन का सुंदरतम तत्व जो है वो संस्कृति है। संस्कृति की यहाँ तुलना पुष्प से की गई है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही, अगर संस्कृति एक फूल है तो उसकी सुंदरता और सौरभ, सुगंध में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। जितनी ही सुंदर संस्कृति होगी, उसी के सौंदर्य और उसी की सुगंधि में ही उस राष्ट्र के लोगों का जीवन और उसकी ख्याति, दोनों का विस्तार होता है, दोनों का महत्व बनता है। ज्ञान और कर्म, अब यहाँ इन्होंने संस्कृति को परिभाषित करने की कोशिश की है। वो आप देखें कि ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ज्ञान, जो बुद्धि से हम सोचते हैं, अनुभूतियाँ, भाव, बुद्धि, विचार, सब कुछ मिला करके जो ज्ञान बनता है, और कर्म, जिसे हम करते हैं। तो जो कुछ भी हम इस भौतिक शरीर से भौतिक संसार में करते हैं, और जो कुछ अपने अंतर मन में, मनोमस्तिष्क में विचारते हैं, सोचते हैं, दोनों के प्रकाश का मतलब जो उसका उज्ज्वलतम तत्व है, जो उसका सबसे सुंदर चीज़ है, जो हमारे कर्म का सबसे सुंदर है और हमारे ज्ञान का सबसे सुंदर है, उस प्रकाश को संस्कृति कहा जा सकता है। तो अब सब कुछ आ गया। आप जरा विचार करें कि जो हम सोचते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, और जो हम करते हैं, विचार और कर्म, इन्हीं दोनों के दायरों में हमारा जीवन गुजरता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छूटी है जो संस्कृत के अंदर ना आ गई हो। संस्कृति के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई। हमारे हर गतिविधि, हर प्रकार का व्यवहार, हर विचार, सब कुछ आ चुका है। मन मस्तिष्क में जो हम सोचते हैं वो भी संस्कृति के अंतर्गत आता है, और जो हम करते हैं व्यवहार में, वो भी संस्कृति के अंतर्गत ही है। तो मनुष्य ने अब तक जो किया है और जो कर रहा है, सब संस्कृति के दायरे में ही है। ये इतनी व्यापक परिभाषा है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। तो जो उस राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, वे जो ज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करते हैं और जो उसे व्यवहार में, भौतिक रूप में ज़मीन पर उतारते हैं, उन दोनों चीज़ों को मिला दिया जाए
उसी से एक राष्ट्रीय संस्कृति बनती है। तो ज्ञान और कर्म दोनों के मिश्रण से संस्कृति का निर्माण होता है। सब कुछ उसी के अंदर है, उसी के अंदर समाया हुआ है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। ये भी बहुत सार्थक वाक्य है, बड़े गंभीर अर्थ हैं इसके, कि मनुष्य जब जन्म लेता है इस धरती पे संसार में, और जब बिल्कुल आरंभ में लिया होगा, जब बहुत जटिलता थी जीवन में, सहजता के साथ जीवन जीना मुश्किल था, जीने की प्रक्रिया में ही व्यक्ति सारा अपना समय खपा देता था, उस समय वो जो नई नई युक्तियां खोज रहा था, तरीके खोज रहा था कि अगर हम ऐसा करें तो जीवन सरल हो सकता है, ऐसा करें तो हमें और सुकून मिल सकता है। जैसे खेती करना शुरू कर दिया।